हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान के निर्णात्मक मॉड्यूल से भूगोल वाले पोर्शन का अध्याय 1 यानी कि संसाधन एवं विकास को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम छोटे छोटे से क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक नंबर वाले। इसके बाद हम इसके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके पहले विकल्प को देख लेते हैं। तो इसका जो पहला विकल्प है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि मनुष्य, दूसरा है मत्स्य जीवन, तीसरा है प्राणी जगत और ये है चट्टान। ठीक है, तो इसमें से हम सभी को पता है कि मनुष्य जो है वो जैविक संसाधन है, मत्स्य भी जैविक है और प्राणी जगत भी जैविक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टान, यानी कि ऑप्शन ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अजैविक होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। ठीक है, किसी के लिए अनुपयुक्त, किसी के लिए उपयुक्त, चरवाहों के लिए उपयुक्त या वनों के लिए उपयुक्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, ऑप्शन आ, कृषि के लिए अनुपयुक्त। ठीक है, जो अवनालिका अपर्दन होता है वो भूमि को किसी के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अगर अवनालिका अपर्दन हो गया है भूमि में तो वहाँ पे फिर जो किसी की उपज होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद हम तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो तीसरे नंबर का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है इसमें भूमि की ढाल, दूसरा है मृदा आवरण की उपस्थिति, तीसरा है अववाह और चौथा है जनसंख्या। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो जनसंख्या है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन घ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि चौथे नंबर के क्वेश्चन को। वो है कि सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। अजैविक संसाधन, जैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या निजी संसाधन। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि जो सेल और धातुएं होती हैं वो अजैविक होती हैं। ठीक है, तो ये अजैविक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। ठीक है, नवीकरण और अनवीकरणीय, और इसका ऑप्शन दूसरा है कि जैविक और अजैविक, ऑप्शन तीसरा है निजी और सामुदायिक, और ऑप्शन चौथा है संभाव्य और विकसित। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक और अजैविक, यानी कि ऑप्शन खा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार में बांटा गया है, जैविक और अजैविक संसाधन। ठीक है, तो ऑप्शन खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके क्वेश्चन यानी कि छठवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जो है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनको उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं संभाव्य संसाधन, यानी कि ऑप्शन खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सातवें नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये जो 92 है, 1992 यानी कि 1992 इसमें किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है। तो इसका ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो है आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। ठीक है, जो भौतिक कारक नहीं है वो है जनसंख्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9वें नंबर के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। 9वें नंबर का ऑब्जेक्ट है कि निछालन से बनी मृदा कहलाती है। ठीक है, तो लेटराइट मृदा कहलाती है जो निछालन से बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके रिक्त स्थान को देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में पहला जो रिक्त स्थान है वो है हमारा कि लोह अयस्क प्रकार का संसाधन है, अजैव प्रकार का संसाधन है लोह अयस्क। ठीक है, इसमें जीवन नहीं होता, ये अजैविक होते हैं, तो अजैव प्रकार का संसाधन है। इसके बाद दूसरे नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि देश के कुल क्षेत्रफल का 27% क्षेत्र है। ठीक है, तो पठारी क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन यानी कि रिक्त स्थान तीसरा है वो है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश मृदा से बना है, तो जलोढ़ मृदा से, क्योंकि उत्तर भारत में सारी जो है बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे चाहे हम गंगा यमुना की बात करें। ठीक है, तो ये सारे जो उत्तर भारत में पाई जाती हैं तो इनके द्वारा जो बहाकर लाई गई मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। तो उत्तरी मैदान उसी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। इसके बाद जो है ऑप्शन इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। वो है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। ठीक है, डैश संसाधन कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो हमें पता है कि अजैव कहलाते हैं। ठीक है, और जो संसाधन सजीव वस्तुओं से बने हैं वो सजीव संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत देश का क्षेत्रफल लगभग, ठीक है, प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। इसका 43% हिस्सा मैदानी है लगभग। ठीक है, तो इसमें 43% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम सत्य वाले पोर्शन को देख लेते हैं। तो सत्य में हमारा जो पहला जो कथन है वो है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है, उसको खादर भूमि कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो है कि लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटा से बना है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, लेटराइट जो मृदा है इसमें जो लेटराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। इसके बाद तीसरे नंबर का सत्य है कि जहाँ एक किसी वर्ष या उससे कम समय से खेती
ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये असत्य है कथन। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर का कथन है, चौथे नंबर के कथन को देख लेते हैं। चौथे नंबर का कथन है कि लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, लेटेराइट मृदा में अम्लीयता ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। ये सत्य है, ये हम ऑब्जेक्ट में ही देख चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। इसके बाद हम सही जोड़ी वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सही जोड़ी में हमारी जो पहली सही जोड़ी है, पहली है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन का हमारा हो जाएगा इसका बा, यानी कि हवा, पानी और मिट्टी। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है, हवा, पानी और मिट्टी। इसके बाद जो दूसरे नंबर का जोड़ी है वो है कि पुनर्नवीनीकरण। ठीक है, तो पुनर्नवीनीकरण है इसका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्उपयोग, यही कहलाता है पुनर्नवीनीकरण। इसके बाद तीसरे नंबर की जोड़ी है आर्थिक विकास, इसका होगा रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। आर्थिक विकास होता है मतलब कि पैसा कहलाता है आर्थिक विकास, कि अपन पैसे में उन्नति कर रहे हैं, अपने पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो अपन आर्थिक विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रोजगार और जीवन की गुणवत्ता उस पर निर्भर करती है। इसके बाद चौथे नंबर की जोड़ी है कि सामाजिक विकास। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सांस्कृतिक विकास से। ठीक है, अगर सामाजिक विकास होगा तो सांस्कृतिक विकास भी होगा। इसके बाद पाँचवें नंबर का जो जोड़ी है वो है संसाधन। ठीक है, तो संसाधन जो है बेसिकली वो है प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो इसका ये सामने सामने जोड़ी मिल जाएगी इसकी। इसके बाद हम हैं एक वाक्य वाले जो उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। एक वाक्य वाले उत्तर में हम पहले पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। बेसिकली जो रियो डी जेनेरो है ये ब्राज़ील के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये एक तटीय शहर है, यानी कि समुद्री किनारे स्थित है रियो डी जेनेरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था वो यहाँ पे किया गया था। इसके बाद दूसरा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हम सभी को पता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, ठीक है, और एक अजैव संसाधन। ठीक है, ये हम अभी लास्ट के दो क्वेश्चन में देख चुके हैं इसको। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, तो 33% भूमि पर वन होना चाहिए। जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कहती है कि 33% भूमि पर वन होने चाहिए, लेकिन इतने वन हमारे जो सभी स्टेट हैं हमारे भारत के उनमें नहीं है। ठीक है, तो बाकी लगाए जा रहे हैं, ये प्रयास किया जा रहा है कि 33% भूमि पर वन हो। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा से निच्छालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये हम ऊपर के जो क्वेश्चन है उनमें देख चुके हैं हम कि लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है अधिक निच्छालन की क्रिया से। इसके बाद पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। तो 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी हम ऊपर के कुछ क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसके बाद जो हमारा छठवें नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। छठवें नंबर का क्वेश्चन है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। ठीक है, तो बेसिकली काली मृदा जो होती है, काली मृदा कपास के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि का से कपास और का से काली मृदा। ठीक है, तो कपास काली मृदा में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको रेंगुर कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रेंगुर मृदा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो लगभग 30 लाख जो है 30 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है भारत का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे एक वाक्य वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। इसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला उपाय है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें, और इसका दूसरा है कि विकास की अंधाधुंध दौर से बचा जाए। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है कि भूमि निम्नीकरण का कोई दो कारण लिखिए। तो इसका पहला कारण है कि वनों का अत्यधिक विनाश, और दूसरा है कि अत्यधिक खनन कार्य। ठीक है, बेसिकली भूमि निम्नीकरण क्या होता है। भूमि निम्नीकरण होता है कि मृदा का कटाव। ठीक है, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह बह जाना या मिट्टी का कटाव हो जाना, वो होता है भूमि निम्नीकरण। तो इसमें पूछा गया है कि भूमि निम्नीकरण क्यों होता है, उसके दो कारण लिखिए। ठीक है, तो इसमें दो कारण लिखे हुए हैं कि पहला है कि वनों का अत्यधिक विनाश और दूसरा है अत्यधिक खनन कार्य। तो वनों के विनाश के कारण बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे एक पेड़ लगा हुआ है तो उसकी जड़ें आपस की मृदा में फैली होती हैं दूर दूर तक, और जो मिट्टी को ये जकड़े होती हैं आपस में, तो ये मिट्टी बह नहीं पाती है इन जड़ों के कारण। और अगर हम ये पेड़ काट देंगे, ठीक है, तो इसकी ये जड़ें हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, और जो मिट्टी है फिर वो पानी और पानी के साथ हवा के साथ ये बह जाएगी, ये उड़ जाएगी, है ना। तो इससे भूमि निम्नीकरण होगा।
इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला उपाय है कि पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, और दूसरा है वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो चौथा हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है कि काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो काली मृदा की एक विशेषता तो हम ऊपर देख ही चुके हैं कि इसमें कपास अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये कपास की किसी के लिए उपयुक्त है। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ज़्यादा मात्रा में खाद डालने की अपन को ज़रूरत नहीं होती। जो आवश्यक तत्व हैं मैग्नीशियम, पोटास और कैल्शियम, ये उसमें पहले से ही पाए जाते हैं। इसके बाद 5वें नंबर का जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है कि लेटराइट मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो लेटराइट मृदा की हम विशेषताएं देखते हैं। यह है कि पहला है कि यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, ये विशेषता हम ऊपर देख ही चुके हैं। इसके बाद दूसरी है कि यह मृदा अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। इस मृदा का निर्माण अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो ये दोनों विशेषताएं आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम। 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई 2 समस्याएं लिखिए। अति दोहन मतलब अधिक मात्रा में दोहन। ठीक है, संसाधनों का जो अधिक मात्रा में दोहन हो रहा है उससे क्या समस्याएं खड़ी हुई हैं, कोई 2 समस्याएं लिखना है। ठीक है, तो इसमें पहली समस्या है कि प्राकृतिक संतुलन की हानि, प्राकृतिक संतुलन जो है वो खराब हो रहा है, और दूसरा है कि संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यानी कि 7वां हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 7वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से क्या आता है। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास बेसिकली क्या होता है ये देखते हैं। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ठीक है, बेसिकली इसको आप सरल लैंग्वेज में ये समझिए कि सतत पोषणीय विकास वो विकास होता है कि आज के टाइम पे हम इतनी मात्रा में विकास करें, इतनी स्पीड से विकास करें कि जो संसाधन है हमारे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें, पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ठीक है, तो इस मात्रा में विकास करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें, वो होता है सतत पोषणीय विकास। इसके बाद 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो मृदा अपरदन से तात्पर्य बेसिकली देखना है वो है कि बहते हुए जल, पवन, हिमानी और मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, इसे ही भूमि निम्नीकरण भी कहते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके बाद 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। इसके बाद 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि संसाधनों से क्या आशा है। ठीक है, तो इसका उत्तर बन जाएगा कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। ठीक है, ये परिभाषाएं आपको याद रखना है कि संसाधन क्या है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं और मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज तक हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों तक ये हमने पोर्शन सॉल्व कर लिया है, पहला जो अध्याय है। और बाकी ये वीडियो लंबी हो रही है, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर मैं इसी वीडियो में इनको करा दूंगा, ठीक है, तो इतनी अच्छी तरीके से मैं इनको नहीं समझा पाऊंगा जितने अच्छे से मुझे समझाना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कोशिश करते हैं कि कल इसको समझेंगे अपन। कल वीडियो इसकी कल या आज ही शाम तक इसकी वीडियो पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो कल आप अपन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते हैं। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से पूछना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ठीक लगे तो शेयर वेयर भी कर देना। बाकी थैंक यू। अगर कोई भी पढ़ाई में दिक्कत हो तो हम तो आपके लिए बैठे ही हैं, तो हमें बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।